Now today we will deal with the illustrative cases of section 375. तो जनरली तो आपको तो आइडिया होगा कि क्या क्या illustrative cases होते हैं और क्या क्या नहीं, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट. अब आपको एक केस बताना है, इसकी सिर्फ एकेडमिक वैल्यू है, तो ये सुनने में और जानकारी के लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 114A ऑफ द एविडेंस एक्ट कैसे आया. तो उसका रिलेशन है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से. इसको मथुरा रेप केस भी कहते हैं. AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 185 में ये रिपोर्ट हुआ. अब इस केस में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी. क्या थी? अच्छा, इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज एन 18-year-old हरिजन ऑर्फन गर्ल. हर नेम वाज मथुरा. शी वाज कॉल्ड टू अ पुलिस स्टेशन on an abduction report filed by her brother at the police station. When they were about to leave the police station, Mathura was kept back in the late hours of the night by one constable. She was then raped by that constable. Then another constable, Tukaram, molested and tried to rape her. These were the facts in brief. Now the problem in this case was that Supreme Court actually acquitted the accused persons, and by saying what? Supreme Court said that victim was subjected to no fear of death or hurt which may have led her to submit to the act, and that there were no marks of injury on her person, which showed that the whole affair was a peaceful one and the story of stiff resistance being put by the girl was totally false. So this was a very problematic judgment. अब हुआ क्या, एक इशू इस केस में ये भी था कि कंसेंट का एक मैटर अटका था. कंसेंट आपको पता है साबित करनी होती है, प्रोसिक्यूशन पे प्राइमरीली बर्डन होता है. यहाँ पे पुलिस स्टेशन के प्रेजेंस में रेप हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स ने किया है, और यहाँ पे द वुमेन इज़ एक्चुअली हैविंग द बर्डन टू प्रूव दैट शी डिड नॉट कंसेंट टू सच एन एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने, इट वॉज अ वेरी पर्वर्स जजमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मैकेनिकली, विदाउट लुकिंग एट द केस फ्रॉम ऑल एंगल्स, बहुत मैकेनिकली said that there was no fear of death or hurt, and the whole story of stiff resistance was a concocted one, and also that the prosecution has failed to prove consent. अब वुमेन कह रही है कि मैंने कंसेंट नहीं दी है. Even then the Supreme Court said that on the fact and circumstances we believe that the story is a concocted one. अब इस प्रॉब्लमेटिक जजमेंट की वजह से सेक्शन 114A इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट ने, और सेक्शन 114A तो आप जानते ही हैं कि जहाँ पे भी मैटर है जो 376 के सब सेक्शन 2 में फॉल करता है, ठीक है, चाहे क्लॉज ABCD या जितने भी क्लॉजेज हैं उसके अंडर फॉल करता है. और जब कंसेंट का सवाल आता है और वुमेन ने कह दिया कि शी हैज़ नॉट कंसेंटेड टू द सेक्सुअल एक्ट्स, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट. इसी मथुरा रेप केस की वजह से ही ये 114A का इंट्रोडक्शन हुआ था. ठीक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन में रेप हुआ था. आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर. अब इसका एकेडमिक पॉइंट रह गया है, तो एकेडमिक पॉइंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. एक और नेक्स्ट केस है जिसकी एकेडमिक वैल्यू ही रह गई है, वो है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये 2004 में रिपोर्ट हुआ था, वॉल्यूम नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 518. अब साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक अटेम्प्ट था कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 375 का ऐसा इंटरप्रिटेशन करे कि उसके अंदर ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आ जाए और मैरिटल रेप भी आ जाए. ठीक है, इसका एक अटेम्प्ट किया गया था. अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मैरिटल रेप R वर्सेस R से इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और इट वाज अ प्योर प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. मैरिटल रेप जो इंग्लैंड में है, दैट इज़ अ प्योर प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट था कि 375 में सेक्सुअल इंटरकोर्स की डेफिनेशन में मैरिटल रेप भी आना चाहिए और ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेमेडी तो अब लेजिस्लेचर के पास है, हम ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते which violates the very sanctity of law, क्योंकि judges cannot legislate, that is the general rule.
तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो पिटिशनर थी उन्होंने अपने जजमेंट में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कमिटेड इन द टेरिटरी ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया सिंस 1991 की पूरी रिपोर्ट प्रोड्यूस की। फिर साथ में आर्टिकल 5 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का भी हवाला दिया कि वो कहता है रेप इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और फिर उन्होंने जो बात नेक्स्ट अवर की अपने पिटिशन में, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट जो 375 में आप जो क्लॉज ए से क्लॉज डी तक जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सबसे पहले अलेज की गई थी, द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था पिटिशन, बट 2013 में जब जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी तो उन्होंने वही सारी चीज़ें उठा के रेप के डेफिनेशन में डाल दिया। सो इन वन वे और द अदर साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉ इन दैट फील्ड। ठीक है, नाउ वी विल डू सम बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ सेक्शन 376D, दैट इज गैंग रेप। ये पहले 376 के सब सेक्शन 2 क्लॉज जी में हुआ करता था, पर अभी एक अलग से प्रोविजन है। यहाँ पे लिखा है वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, 20 साल, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, provided that fine, अगर उसके साथ फाइन भी जुड़ा होता है, लेकिन जो फाइन होगा वो just and reasonable होगा, in order to meet the medical expenses and rehabilitation of victim. फिर provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim. That is very essential. Then next 376DA, punishment for gang rape on a woman under 16 years. If a woman is under 16 years and a gang rape has been committed upon her, then what is the position of law in that scenario? So when a woman under 16 years of age, mark the word 16 years, under 16 years, ठीक है, अंडर 16 ईयर्स को मार्क कर लीजिए, इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, ग्रुप को मार्क कर लीजिए, और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, इसको मार्क कर लीजिए, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट क्या है, यहाँ पे एक ही पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। Then it is said, provided that the fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of victim, provided further that fine imposed under this section shall be paid to the victim. Then we come to section 376DB, punishment for gang rape on a woman under 12 years of age. When a woman, अब फिर वही ingredients हैं सारे, अब उसमें क्या है, अब यहाँ पे मिनिमम सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ द वुमन दैट हैज़ बीन रेप्ड इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे मिनिमम सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम सेंटेंस है डेथ गैंग रेप के केसेस में। ठीक है, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल रिगार्डिंग 376DB। ये सारा 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की वजह से आया है। देन वी कम टू 376E, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। Whoever has been previously convicted of any offence punishable under section 376, 376A, 376AB, 376D, 376DA, 376DB, and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life or with death. ठीक है, बाकी वह सारी चीज़ें सेम होती हैं, so we will avoid repetition अगेन एंड अगेन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रूफ क्या करना होता है गैंग रेप के केस में प्रोसिक्यूशन को। द प्रोसिक्यूशन मस्ट अड्यूस द एविडेंस टू इंडिकेट दैट मोर देन वन अक्यूज्ड हैज एक्टेड इन कंसर्ट इन सच इवेंट। फर्स्ट, इफ द रेप हैज बीन कमिटेड बाय इवन वन, all of the accused will be guilty irrespective of the fact that she has been raped by one or more of them, and it is not necessary for the prosecution to adduce evidence
of a completed act of rape by each and every one of the accused. तो prosecution को सिर्फ एक व्यक्ति की एक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी ये प्रूव करना है कि the persons were acting under a common intention of gang rape in this case. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. The prosecution must adduce evidence to indicate that more than one accused person has acted in concert, and in such event if rape has been committed by even one, एक ने भी कर दिया, then all accused will be guilty irrespective of the fact that she has been raped by only one person, ठीक है, or more of them, and it is not necessary for the prosecution to adduce the evidence of a completed act of rape by each one of the accused. In other words, the provision embodies a principle of joint liability, and essence of that liability is the existence of common intention. That common intention presupposes prior concert which may be determined from the conduct of the offenders revealed during the course of the action, and it could arise and be formed suddenly. But there must be meeting of minds. It is not enough to have the same intention independently of each offender. In such cases, there must be criminal sharing, marking out a certain measures of jointness in the commission of an offence. तो कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने होंगे. तो अगर एक ने भी कमिट कर दी वो हीनियस एक्ट, एवरीबॉडी वुड बी लायबल. ठीक है, ये आपको प्रूव करना होता है एज अ प्रोसिक्यूशन इन गैंग रेप केसेस. इसके लिए आप कौन सा लॉ कोट कर सकते हैं? अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 17 दिसंबर 2002 को डिसाइड हुआ. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द illustrative cases of section 375. primarily we are done with the some of the academic points. अब कुछ illustrative cases मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस में और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को लेके अवेयरनेस हो. बिकॉज इन लॉ व्हाट इज एसेंशियल इज दैट अ पर्सन मस्ट बी अवेयर अबाउट द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दैट एग्जिस्ट्स विद इन द कंट्री. they are very essential. So first case that I would like to mention, this is a case where the proceedings of section 375 were instituted with an intention to extort money. The case name is Chandan Sohani versus State. It was decided on 13th February 2020. Now I'll just narrate some undisputed facts that were in an FIR. I'm simplifying the case for you. The case has many dates and sections involved. I'm just simplifying it for you. In this case, FIR stated that complainant had alleged that Sumit Walia has engaged in sexual intercourse with her after giving false promise of marriage. In the present case, complainant states that on 18th August 2013, after about 3 weeks of preferring a complaint against Sumit Walia, she was assured by the petitioner that he would remarry her. Now petitioner in this case is Wu, Chandan Sohani. And on that basis, she agreed to have sexual relationship with him. A bit of a background that I must tell you is that in this case, the prosecutrix had obtained a divorce from the petitioner, and there was a term of settlement that petitioner would give 5 crore to the complainant, of which 2.5 crore would be allocated for the daughter and 2.5 crore would be allocated to the prosecutrix. Now after that terms of settlement were settled, according to the complainant prosecutrix, she alleged that the petitioner lulled her into a false sense of belief that they would remarry, and after remarriage the question of payment of such amount would not arise, and on the basis of that false promise of remarriage she was induced into a sexual intercourse. Okay, that is the crux of it. Now the High Court said conduct of the complainant is unnatural in as much as she, being an educated lady and having known petitioners for about 20 years, it is unbelievable that such an educated lady, that such an educated person who, having been a victim of crime, gets falsely induced by none other than her own ex-husband of 20 years, that too on a false reassurance of marriage. That was the point of the High Court. कह रहे कि the woman is so educated, she is running her own business, she knows about the practical reality of the words, and she is deceived by whom? Her ex-husband, that too on a false assurance of marriage. Now the High Court doesn't take a leave, or any court doesn't take a leave of its senses when the allegations are being put forth by the prosecution. ठीक है?
फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने कई फैक्ट्स देखे, पता चला कि इनके ऊपर कई मैटर्स में केस हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया, रिटर्न नहीं किया है। कोर्ट को पता चला कि ये जो पूरा केस फाइल हुआ है ये एक्सटॉर्शन करने के लिए फाइल हुआ है। The FIR and the proceedings that the prosecutrix has initiated is nothing but to arm twist for extorting money from the petitioner. To that, High Court said this cannot be allowed and such misuse of judicial system cannot happen. And accordingly, it was a revision petition that was lodged before the High Court, and High Court decided to quash the case. Now again, in this case also, the High Court reiterated the law and said that it is a settled law that due weightage to age, educational qualifications, family and societal background of the victim to ascertain whether her consent could have been obtained by fraud in such like cases. A promise to marry without anything more would not give rise to misconception of fact within the meaning of section 90. It needs to be clarified that a representation deliberately made by the accused with a view to elicit the assent of the victim without having any intention or inclination to marry her will vitiate the consent. कोर्ट मतलब यही कह रहा है कि कोर्ट जब भी ये देखता है ना कि फॉल्स अश्योरेंस ऑफ मैरिज हुआ, उसके लिए वो और भी चीज़ें ये भी देखता है कि एज क्या है वुमेन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, फैमिली और सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है विक्टिम का, टू असर्टेन वेदर हर कंसेंट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सच अ फ्रॉड. इस तरीके के फ्रॉड से उसकी कंसेंट लेना क्या आसान है या नहीं, तो उसके लिए एज, एजुकेशन, फैमिली, सोसाइटल बैकग्राउंड रेलेवेंट हो जाते हैं. यू शुड नोट इट डाउन. Then the High Court says that if on the facts it is established that from the very inception of making the promise, the accused did not really entertain the intention of marrying her, and the promise to marry held out by him was a mere hoax, the consent ostensibly given by the victim would be of no avail to the accused to exculpate him from the ambit of section 375 clause secondly. Very straightforward. तो ये पूरा केस किस लिए इंस्टीट्यूट हुआ था? लॉ की पोजीशन तो आपको पता ही होगी पिछले 2 लेक्चर से. अभी ये रेप केस क्यों इंस्टीट्यूट हुआ था? दिस केस वॉज इंस्टीट्यूटेड प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मनी फ्रॉम द पेटिशनर. प्रोसिक्यूटर्स ने पूरे इस इंटेंशन से किया था सो शी कुड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम देम. नाउ लेट मी नरेट योर सिनेरियो फ्रॉम अ बेल एप्लीकेशन. ये केरला हाई कोर्ट में हुआ था. आप ये जान लीजिए बेल एप्लीकेशन में भी कैसे ग्राउंड्स आप अगर एलेज करेंगे तो यू कैन ऑब्टेन अ बेल ऑर्डर. अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? द इन्फॉर्मेंट, द प्रोसिक्यूट्रिक्स वॉज एज्ड अबाउट 37 years of age and she was a mother of a girl child. In her complaint, she alleges that she got married to one Srinath in the year 2007. After the marriage, the spouses fell apart and they started residing separately. While so, she met the petitioner named Tijo Varghese in the month of May 2017. During this period, she was residing at a rented house. The petitioner used to call her often and he also used to bring food and other items for her. She alleges that on a day in the month of November 2017, the petitioner came to her residence while her daughter was not at home and caught her. When she cried, the petitioner is alleged to have threatened her. She alleges that the petitioner committed rape on her. She, however, did not disclose the incident to any person. She later realized that she had become pregnant. When this fact was mentioned to the petitioner, he is alleged to have assured her that he would marry the lady as and when she gets a divorce from her husband. On 29th July 2018, she gave birth to a baby boy in the hospital, and in accordance with the hospital record, her husband was Srinath. हॉस्पिटल रिकॉर्ड में जो फादर का जो नेम मेंशन होना था उसमें श्रीनाथ का नाम था, पेटिशनर का नाम नहीं था, टीजो वर्गीस का. फिर थोड़े टाइम बाद पेटिशनर स्टॉप्ड कॉन्टैक्टिंग द लेडी टोटली. देन शी अप्रोच्ड द पुलिस एंड सेट द लॉ इन मोशन. अब हाई कोर्ट ने एक चीज़ बोली कि बेल एप्लीकेशन के टाइम पे तो मेरिट ऑफ द केस में नहीं जाना चाहिए, पर हाई कोर्ट नेवरदलेस प्रोसीडेड without going into the merit of the case and said that apex court has held that there is a clear distinction between rape and consensual sex. The question to be considered in such a case is whether the accused has actually wanted to marry the victim or had malified motives
and had made a false promise to that effect only to satisfy his lust. Now, High Court then reiterated the same position of law. The question to be considered in such cases whether the accused had actually wanted to marry the victim or had malefied motives and had made a false promise to that effect only to satisfy his lust. वही पुरानी position of law reiterate की है. The former is not rape, consensual sex is not rape, but the latter will fall within the ambit of cheating and deception. If the materials prima facie suggest that the prosecutrix agreed to sexual intercourse on account of her love and passion for the accused, and not solely on the account of misconception created by the accused, or where an accused, on account of circumstances he could not have foreseen, or which went beyond his control, was unable to marry her, despite having a pre-intention to do so, such cases will not fall within the ambit of rape and will have to be considered differently. It is difficult to accept at this stage that a false promise was given to engage her in a sexual relationship and that it was under a misconception of fact that she had exceeded the wishes of the petitioner. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द हाई कोर्ट ग्रांटेड दैट पर्सन बेल. अब देखिए लॉ कौन सा इसमें कोट किया, वही पुराना लॉ जो उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से निकला है और जो दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में रिइटरेट हुआ. उसी चीज़ को कोर्ट्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, पर लॉ का जो रूट है वो वहीं पे है. तीजो वर्गीस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कब डिसाइड हुआ, ये एप्लीकेशन कब डिसाइड हुई, 2 जुलाई 2020 को. ठीक है. अब एक ऐसा केस जान लीजिए कि चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे क्या होगा. क्या ये जो फैक्ट्स है ना कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी रेप था या नहीं, ये तो ट्रायल पे पता चलेगा, अनलेस एंड अनटिल मटेरियल इतना स्टर्लिंग है रिकॉर्ड पे कि कोर्ट डिस्चार्ज करने में केपेबल हो जाए. लेकिन मान लीजिए बहुत वेगनेस है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट तो चार्ज फ्रेम करेगा ही करेगा. इस पॉइंट पे एक केस बताता हूँ, गुरप्रीत सिंह राखी एलियास माइकल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2019. यहाँ पे कोर्ट ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था. अब इसमें क्या हुआ था, इसमें द प्रोसिक्यूट्रिक्स was a married woman with children. While lodging an FIR, she alleged that she has come to be acquainted with the petitioner accused for about 2 years. He having been introduced to her by a friend at the instance of such friend, she having arranged engagement of her younger sister with him. The said engagement having later been cancelled. तो क्या हुआ इसमें, जो prosecutrix थी, she met the accused person through a common friend. Prosecutrix ने अपनी younger sister की engagement इनसे फिक्स करवा दी. फिर अब prosecutrix क्या allege कर रही हैं, she alleged that after the engagement of a sister had been broken for some reason, the petitioner started pursuing and stalking her. इन्हीं का पीछा करने लगा. He would often visit her house during the absence of her husband, who would ordinarily be away in connection with his work. She alleged that the petitioner had extended threats to her and suggested that she should give up on her husband by threatening to kill her family, and eventually persuaded her to abide by his wishes. It is alleged by her that over the period, the petitioner has engaged her in sexual intimacy, as a result of which she even conceived. She claimed that she had been subjected by the petitioner to physical assaults on several occasions, and having arranged for pregnancy to be aborted at a nursing home on 24/7/2015. अब देख रहे हैं कितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है प्रोसिक्यूशन के केसेस में. ऐसे ही डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखने की आदत होनी चाहिए. फिर बाद में इनका एग्जामिनेशन हुआ 164 CRPC में मैजिस्ट्रेट के सामने. मैं मेडिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर 164. तो वहाँ पे इन्होंने यही वर्जन बताया. और उसके बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स आफ्टर narrating all that, she stated that she has been raped by the petitioner multiple times, he having used a firearm or a knife to intimidate her, and also making an attempt to throw acid at her sister. She further stated that the petitioner has arranged some medicinal tablets to induce abortion, but since the same did not bear result, he had arranged abortion to be carried out at a nursing home by making a call pretending to be her husband. अब इन फैक्ट्स पे
देखिए इन ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स हैं. इस पे गुरप्रीत सिंह राखी एज एन अपेलेंट चाहते थे कि वो डिस्चार्ज कर दिए जाएँ. ठीक है. सो हाई कोर्ट सेड कि इतनी कॉम्प्लिकेशन में कि यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मैटर है, यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी का भी मैटर है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी भी अलेज किया गया है. तो यहाँ पे ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो बाय द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड बाय जस्ट लुकिंग एट द एविडेंस दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन, हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि देर इज़ अ ग्राउंड टू डिस्चार्ज द अक्यूज पर्सन. बिकॉज रिमेंबर व्हाट इज़ द सफिशिएंट ग्राउंड टू डिस्चार्ज अ पर्सन, that there shouldn't be a prima facie case. अगर prima facie case establish हो गया तो charge would be framed against the accused person. अगर कोई भी charge grave suspicion नहीं arise करता या evidence जो prosecution collect करके लाया है वो grave suspicion नहीं, वो एक minor से suspicions award करता है. In the given set of fact, the judge is inclined to believe that these circumstances are suspicious, but they do not give rise to a grave suspicion. In that case also he may discharge it, but it is also available to the trial judge that he may also frame a charge on that ground. Always remember that on the question of framing a charges, the court needs to find out whether a prima facie case has been satisfied or not. If the material that is placed before the court discloses a grave suspicion against the accused, then in that situation the court will frame charge. The court also should not act as a mere post office or a mouthpiece of the prosecution, but has to consider the broad probabilities of the case, the total effect of the evidence and the document produced before the court, and any basic infirmities that evidence may have on a prima facie level. However, there cannot be a roving inquiry or a mini trial at that stage. If on the basis of the material on record the court could form an opinion that the accused might have committed the offence, then it can frame a charge. Though for conviction the conclusion required to be proved is of a level which is beyond reasonable doubt. At the time of the framing of charge, the probative value or the evidentiary value of the material on record cannot be gone into. So I think I just reiterated the old principles that I have taught you in the CRPC class, and those who are new should also know about this position. These are the general guidelines that how will you construe the charges, what is the ground of discharge, and on what evidence can you frame the charge. Prima facie case उसका main element होता है. ठीक है. तो coming back to the main case, गुरप्रीत सिंह राखी, अब इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि looking at the evidence, we do not think that at this stage that the material is sufficient to discharge the accused. So it said that the sessions judge has acted in a very proper manner to frame the charge because the issues that are alleged by the prosecutions require a trial because the evidence has to be led by both sides. आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश होना चाहिए. अगर प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो गया तो चार्ज ज़रूर फ्रेम होगा, और इस केस के फैक्ट्स को सुनने के बाद आपको खुद लगना चाहिए कि प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो गया. अब जब तक वी वोंट अलाउ द वुमन टू गिव हर एविडेंस, द प्रोसिक्यूशन टू गिव हर एविडेंस, देन हाउ कैन वी से दैट वेदर द चार्ज वाज सस्टेन्ड और नॉट, राइट? अगर यही एफआईआर पे ही या बाकी के मटेरियल कलेक्टेड पे ही प्राइमा फेसाई केस ना एस्टैब्लिश हो पाता तब डिस्चार्ज का ग्राउंड था. पर अभी यहाँ पे जो एलिगेशन है, जो 164 के स्टेटमेंट्स हैं सीआरपीसी में, जो एफआईआर में स्टेटमेंट्स नरेट हुए हैं, और जो मेडिकल रिपोर्ट और साथ में जिस नर्सिंग होम में अबॉर्शन कराया गया था उसकी जो टेस्टिमनी आ गई है, ये सारा बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं. तो कोर्ट ने कहा इट इज़ अ फिट केस फॉर फ्रेमिंग अ चार्ज एंड द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द क्रिमिनल केस इज दस डिक्लाइंड ऑन दिस ग्राउंड. Now there is one more case. It is also a bail application. It was lodged in Bombay High Court. Ataullah Fakhruddin Ansari versus State of Maharashtra. अब इसमें allegations क्या आते हैं? According to the alleged victim in this case, she filed a complaint in January of 2020, this year only. She came to be in touch with the applicant via Facebook, and she uploaded her mobile number on the Facebook account. The applicant contacted her and there used to be frequent telephonic conversations between the two. In 2019, she went to Uttar Pradesh, which happened to be her native place and where the applicant also visited her. The complainant said that she has divulged to the applicant
that she had married to one person and he has divorced her. The complainant further alleged that a proximity developed between her and the applicant which resulted in establishing a physical relationship. Then a discord arose between the two and the FIR contains the details of the same. Then again, यहाँ पे this is a case of a relationship going sour. High Court said that one fine day when relationship turned sour, she filed a complaint. Prima facie reading of the complaint does not make out a case of sexual indulgence without her consent or against her will, but points out to a consensual act. So prima facie, no case of forcible sexual act is made. Accused is entitled to be set on bail. Now the next case is Pramod Suryabhan Pawar versus State of Maharashtra, decided on 21st August 2019, Supreme Court of India. अब इसमें क्या स्टेटमेंट्स थे मेन, वो मैं आपको बता देता हूँ. अब अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन, द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड द appellant Pramod Suryabhan have known each other since 1998. She would speak to the appellant on the phone and met him regularly as early as 2004. In 2008, the appellant proposed marriage and assured her that their belonging to different caste would not be a hindrance. मतलब intercaste marriage थी. The appellant allegedly promised to marry the complainant after the marriage of his elder sister. On 23rd January 2009, the appellant allegedly reiterated his promise to marry her at Patna Devi Temple in Chalisgaon. Now the prosecutrix has completed her BSc in agriculture in 2002 and worked as a junior researcher assistant. In 2007, she was selected as a Naib Tehsildar at Chalisgaon, and in March 2009, she was appointed at a post of Assistant Sales Tax Commissioner at Masgaon. Then appellant would come to meet her and live with her for a time being. During his visit, the complainant alleged that she refused to engage in sexual intercourse with the appellant, but on promise to marriage, he forcibly established corporeal relationship with her. अब कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी, सुप्रीम कोर्ट ने. देन इट केम टू अ कंक्लूजन कि अगर हम FIR को उसकी फेस वैल्यू पे भी ले लें, तब भी प्राइमा फेसा ये नहीं दिख रहा है कि जो प्रॉमिस अपेलेंट ने दिया था मैरिज का वो फॉल्स था, और दैट द कंप्लेनेंट एंगेज्ड इनटू सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉमिस. Supreme Court then says there is no allegation in the FIR that the appellant promised to marry the complainant. It was done in bad faith or with the intention to deceive her. ऐसा कोई allegation नहीं है. साथ ही साथ appellant's failure in 2006 to fulfill his promise made in 2018 cannot be construed to mean that promise itself was false. देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, mere failure of promise से breach of promise would not amount to rape. आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि the promise was false from very inception and the consent was given on the faith of such promise alone. Now, the prosecutrix was also aware that theirs was the case of an intercaste marriage if it were to be solemnized, and then there would be some resistance regarding that. And Supreme Court itself found that the complainant was aware about these situations. And even then, she and the appellant continued to engage in sexual relationships long after them getting married, long after their getting married had become a disputed matter. उनकी marriage अब disputed matter हो चुकी थी, but that never affected their sexual relationship which was going on as a boyfriend and a girlfriend. ठीक है, क्योंकि जब तक marriage ना हो जाए तब तक तो वही situation है. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनके बीच की मैरिज तो डिस्प्यूटेड मैटर बन चुका था कि कब शादी होगी, कब करोगे, बट दैट नेवर स्टॉप्ड देम फॉर एंगेजिंग इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स. नाउ सुप्रीम कोर्ट नोटिस्ड अनदर पॉइंट दैट द कंप्लेनेंट traveled to his place also. An appellant used to visit at the place of postings and allowed him to spend his weekends at her residence. So the allegations in FIR belie the case and she was deceived by the appellant's promise of marriage. तो सारे फैक्ट्स देखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी चीज़ अगर हम टोटलिटी में भी देख लें
और उसको पूरी वैल्यू भी दे दें, तब भी नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी इज ऑकर्ड. अक्यूज्ड वाज अकॉर्डिंगली अक्विटेड इन दिस केस. ध्यान रखिएगा, ऐसे ही एलिगेशंस पे केसेस क्वाश भी हो सकते हैं, ऐसे केसेस क्वाश भी किए जा सकते हैं इफ़ एट ऑल यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट टू द कोर्ट कि अगर एलिगेशंस ऑफ प्राइमा फेसाई भी देख लीजिए तब भी इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, और तब भी प्राइमा फेसाई लेवल पे दे आर मैलाफाइड एंड दे डू नॉट मेक आउट एन ऑफेंस. तो उस सिचुएशन पे अगर आप उसे उस तरीके से देख लें और डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कोर्ट को, तो ऐसी सिचुएशन में आप 482 में क्वाश करवा सकते हैं और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाके भी क्वाश करवा सकते हैं. 482 में तो हाई कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे आइदर अंडर आर्टिकल 136 अपील से जा रहे हैं, या यू आर गोइंग अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय अप्लाइंग फॉर स्पेशल लीव टू अपील, वो भी आर्टिकल 136 में. तो यहाँ पे तो क्विटल हुआ, चीज़ें क्वाश भी हो सकती हैं. ठीक है, द केसेस कैन बी क्वाश्ड ऑन दिस. अगर यही फैक्ट्स अगर आप हाई कोर्ट को दिखा दें एज इट इज़ FIR पे, कि FIR को अगर आप पूरी तरीके से फेस वैल्यू पे भी ले लीजिए तब भी द केस इज़ नॉट बीइंग मेड आउट, इसी बेसिस पे पूरा क्रिमिनल केस भी क्वाश भी हो सकता है. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पस. नाउ इट इज़ ऑल्सो very imperative that I mention that under no circumstances a rape case can be compromised. In Rampal versus State of Haryana, remember I never said Rampal, I said Ramphal, RAMPHAL versus State of Haryana. Here the Supreme Court said that during the pendency of the criminal case, the accused person actually expressed a desire to marry the prosecutrix and said that I would marry you and I would give you the compensation, and on this ground the case should be quashed. और एक और दूसरी सिचुएशन भी जान लीजिए. ये तो फर्स्ट सिचुएशन है कि वो ऑफ़र दे रहा है. दूसरी सिचुएशन ये है कि जहाँ पे द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूटर्स हैव एक्चुअली मैरिड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस. रेप केस की पेंडेंसी के दौरान ही दोनों ने शादी कर ली है. ठीक है, इवन दो द ओरिजिनल रेप केस वॉज अ फोर्सेबल वन. तो क्या इस ग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ किया जा सकता है? इवन व्हेन दे हैव solemnized a marriage or the accused person has given an offer to solemnize a marriage and he has even paid a compensation of, let us suppose, 2 to 3 lakhs depending on the facts and circumstances. Can it be allowed to be compromised? The answer is no, because rape is not a crime against a person alone, it is a crime against humanity. And first of all, it does not fall within section 320 of the CRPC, so it cannot be compounded. And as far as the matter of compromise is concerned, then this ground that merely for the fact that accused person and the prosecutors have married is no ground for compromising of a rape case. So always remember very clearly and very categorically, it has been mentioned in Ramphal versus State of Haryana that under no circumstances a rape case can be compromised. Okay? And if the trial court were to convict the accused person on the matter of fact that the rape case has been proved, then in that situation the accused person cannot take a defense that they have married, so they should be let out. They will be convicted and punished accordingly as the law prescribes. And furthermore, they cannot even approach the higher court on the ground that since they have married, since the prosecutrix and the accused person have married, then in that situation the rape case should be quashed on the ground of compromise. That cannot be allowed. ये बात बहुत क्लियर करके दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप ऐसे केसेस देखेंगे कि हाई कोर्ट गलतियाँ कर देता है वेयर इट इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग रेप केसेस on the matter that since prosecutrix and the accused person have married, so nothing else is left. अब कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे ऐसा चलता है, ठीक है, लेकिन ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ प्रूडेंस भी नहीं है, और ये 99% अलाउ नहीं किया जाएगा. चुनिंदा 1% के केसेस होते हैं जहाँ पे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इतने पेक्यूलियर होते हैं जहाँ पे मैरिज अगर हो जाती है तो हाई कोर्ट अलाउ कर देता है क्वॉशिंग. जैसे मान लीजिए कि ऐसी बेस है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में, तो उस सिचुएशन में हो सकता है अलाउ करे, करेगा नहीं, हो सकता है अलाउ करे. तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ रेप केस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. जस्ट मेंशन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ रामफाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ठीक है,
Similar point was also mentioned in Shimbu and another versus State of Haryana as well. A 3-judge bench of the Supreme Court again said that a compromise entered into between the parties cannot be construed as a leading factor based on which lesser punishment can be awarded. Compromise to छोड़िए, lesser punishment भी आप नहीं दे सकते. Rape is a non-compoundable offence and it is an offence against the society, and it is not a matter to be left for the parties to compromise and be settled. Since court cannot always be assured that the consent given by the victim in compromising the case is genuine consent, there is every chance that she might have been pressurized by the convicts, or the trauma undergone by her by all these years might have compelled her to opt for a compromise. In fact, accepting the proposition will put an additional burden on the victim. The accused may use all his influence to pressurize her for a compromise. So in the interest of justice and to avoid unnecessary pressure harassment to the victim, it would not be safe in considering the compromise arrived at between the parties in a rape case to be a ground for court to exercise discretionary power for reduction of sentence. अब तो reduction of sentence भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले special circumstances में legislature ने benefit allow किया था कि ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट चाहे तो मिनिमम से भी नीचे दे सकता है. अब तो वो भी नहीं, अब तो वो भी डिस्क्रिप्शन चला गया. नाउ दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल. तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पूछे कैन रेप केस कैन बी कॉम्प्रोमाइज स्पेशली इन एग्जाम्स, तो आपका आंसर सीधे नो होना चाहिए. इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. कैसे? 320 में एक तो पहली बात फॉल नहीं करता CRPC के, तो कंपाउंड नहीं हो सकता. दूसरी बात, मियर फैक्ट दैट द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड द अक्यूज पर्सन हैव मैरिज इज़ नो ग्राउंड फॉर कॉशिंग द ऑफेंस. ये बिल्कुल भी ग्राउंड नहीं है. अब आपको कैसे पता है वो कंसेंट फ्री थी? हो सकता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ने प्रेशर में आके वो कंसेंट दी हो, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ ग्राउंड फॉर कॉम्प्रोमाइज. और अगर अक्यूज पर्सन ने कोई क्राइम किया है, सो दैट क्राइम इज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द पर्सन, इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, एंड ही शुड बी अकॉर्डिंगली पनिश्ड फॉर सच एन एक्ट. Similarly, in 2015, 1st July 2015, State of MP versus Madan Lal, the Supreme Court reiterated the same thing and said that in a case of rape or attempt of rape, the conception of compromise under no circumstances can be thought of. These crimes are against the body of a woman, which is her own temple. These are offences which suffocate the breath of life and sully the reputation. And reputation, needless to emphasize, is the richest jewel one can conceive of in life. No one would allow it to be extinguished. When a human frame is defiled, the purest treasure is lost. Dignity of a woman is a part of her non-perishable and immortal self, and no one should ever think of painting it in clay. ये जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है. दैट इज़ वाई यू आर फाइंडिंग दिस काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन. There cannot be a compromise or settlement, as it would be against her honor, which matters to her the most. It is the most sacrosanct thing, and sometimes solace is given that the perpetrator of the crime has succeeded to enter into a wedlock with her, which is nothing but putting pressure in an adroit manner. And we say with emphasis that courts are to remain absolutely away from this subterfuge, to adopt a soft approach to this case, or for any kind of liberal approach to be put in the compartment of spectacular error. Or to put it differently, it would be in the realm of sanctuary of error. मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि ये नहीं अलाउ होगा. ऐसा कोई भी काम अगर हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट कर देता है तो दैट वुड बी अमाउंटिंग टू अ स्पेक्टैक्युलर एरर, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में. और ऐसी किसी भी इंसीडियस डिज़ाइन को कोर्ट को अलाउ नहीं करना चाहिए कि merely on the fact that accused and the prosecutrix has married, so hence the rape cases can be quashed or compromised. This thing cannot be allowed. Similar point was once again reiterated in Shyam Narayan versus State and City of Delhi. And this is extremely right in accordance with the Supreme Court. In Shyam Narayan versus State and City of Delhi also, the Supreme Court again just talked about the respect for reputation of women in the society shows the basic civility of a civilized society. No member of the society can afford to conceive the idea that he can create a hollow in the honor of a woman. Such thinking is not only lamentable but also deplorable. It would not only be exaggeration to state that the thought of sullying the physical frame of a woman is the demolition of the accepted civilized norm, that is physical morality. In such a sphere, impetuously
impetuosity has no room. impetuosity या impetuous का मतलब होता है a sudden और rash act. तो कोर्ट यही कहना चाहता है, देखिए ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंग्लिश ना बहुत हाई लेवल की होती है. सो अनलेस एंड अनटिल यू अपडेट योर सेल्फ विद दैट, यू विल ऑलवेज हैव ट्रबल इन कॉम्प्रिहेंडिंग द जजमेंट्स. And in fact, even I have trouble sometimes to explain it to you in very simpler terms, because the certain words used by the Supreme Court have actually a definite meaning. So as far as the legal community is concerned, they know about those terms and they throw it around every day. But when it comes to explaining a neophyte that what is the realm of that particular term, then it becomes a bit difficult to couch it in a very simple manner. ठीक है. So Supreme Court का बस ये कहना है कि कोई rash action सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ करेगा या कोई भी कोर्ट नहीं अलाउ करेगा, और इन सब चीज़ों में यूथफुल एक्साइटमेंट हैज़ नो प्लेस. और कोई भी व्यक्ति जो वुमेन का ऑनर को हार्म करता है, ऐसा कंडक्ट और ऐसा पर्सन दोनों को क्या कहते हैं, पनिश किया जाना चाहिए, और कंडक्ट को कंडक्ट को कंडेम्ड करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज़ एसेंशियल. यही सुप्रीम कोर्ट श्याम नारायण वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली में रिटरेट करता है. तो पॉइंट कितना सा है, पॉइंट बस इतना सा है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेज अ रेप केस कैन बी कॉम्प्रोमाइज. यू शुड रिमेंबर दैट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और ये मैंने इतने केस लॉ इसीलिए रिटरेट किए जिससे आपको पोजीशन पता चल जाए. ना आई विल गिव यू एन इंस्टेंस ऑफ फॉल्स रेप केस. यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी की बात नहीं है, ये फॉल्स रेप केस ही है. जिस रेप केस को आप जनरल सेंस में समझते हैं, पर ये उस जनरल सेंस में है, बट इट इज़ अ फॉल्स वन. यहाँ पे कोई प्रॉमिस टू मैरिज नहीं है. अब ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस जितेंद्र कुमार 6 जुलाई 2017 को डिसाइड हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में. अब इस केस में द वुमेन अलेज दैट 2 डॉक्टर्स गैंग रेप्ड हर एट लाजपत नगर इज अ प्लेस एट दिल्ली in January 2014. She used to work in their clinic as an administrative assistant, but her service were terminated in 2013. She alleged that both doctors called her on the pretext of giving her a job back and then raped her. That was her allegation in a nutshell. Now what were the findings? Now findings are that High Court found that it was highly improbable that rape was committed inside a running office which comprised of 6 cabins हैविंग ट्रांसपेरेंट वॉल्स. ये तो फर्स्ट सिचुएशन हाई कोर्ट ने देखी कि ऑफिस आवर्स के दौरान जब सारी वॉल्स जो ऑफिस में है वो ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे रेप कमिट हो रहा है, तो थोड़ा इम्प्रॉबेबल है. देन इट सेड दैट टू कमिट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन इन अ रनिंग ऑफिस व्हेन अदर पर्सन्स आर प्रेजेंट, स्पेशली व्हेन द केबिन्स हैव ट्रांसपेरेंट वॉल्स, इज अ वर्क ऑफ फिक्शन. एडिशनली द बिहेवियर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स इज हाईली डाउटफुल. आफ्टर द इंसिडेंट्स she went to the office of her sister in Ballabgarh. She claims to have not disclosed the incident to anyone, including her husband and sisters, until 13th of February 2014, when she returned home and narrated the entire incident to her brother-in-law, Ram Pravesh, who also had a grievance against the center. अच्छा, अब इनके brother-in-law का भी एक grievance था उस ऑफिस से, और उन्हीं को इसने अपना पूरा grievance बताया. So यहाँ पे दोनों जो पार्टीज़ हैं, Ram Pravesh or the prosecutors, they have a grudge against the office and the doctors in particular. When the High Court asked, then what is the reason that you disclosed it to your brother-in-law Ram Pravesh and none else? Why was this? Then she stated that since her sister was ill, she did not disclose it to her husband out of fear, and since her sister was ill, it was not right to disclose it to her. Then she thought of disclosing it to her brother-in-law because he used to take care of her whenever she was in trouble. And after overcoming her fear, there is no probable reason for her to not disclose the incident to her sister and to her husband. Then High Court said कि आप जो कह रही हैं कि जो आपकी sister है, she is sick, that is why you never disclosed it to her. Then when we asked you that why did you told this incident to your husband, then you said that you were very afraid of your husband, and whatever he might do. And then the only reason you decided to disclose this entire incidents to your brother-in-law, because according to you he used to take care of you whenever you were in trouble. That was the version. अब हाई कोर्ट
ने एक चीज़ जिस पे उसने फोकस किया कि इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि प्रोसिक्यूटर्स को भी ग्रीवियंस है उस सेंटर से, उस ऑफिस जो ओनर्स एंड डॉक्टर उससे, और ब्रदर इन लॉ को भी एक ग्रीवियंस है. तो कोर्ट सेड दैट इट इज़ क्वाइट हार्ड टू बिलीव दैट यू हैव ओवरकम्ड योर. एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने अपने डर को ओवरकम कर लिया, और फिर दूसरी तरफ कह रही हैं कि यू नेवर डिस्क्लोज योर दिस इंसिडेंस टू योर सिस्टर एंड हर हस्बैंड आउट ऑफ फियर. अब ये बड़ा अजीब लगा हाई कोर्ट को. नेवरदलेस हाई कोर्ट प्रोसीडेड. देन हाई कोर्ट सेड नॉट ओनली दिस, but she travelled to Ballabgarh to the office of her sister, then travelled back to her home and called her brother-in-law Ram Pravesh to narrate the entire incident to him after a gap of 22 days. अब देखिए यहाँ पे गैप है कितने दिनों का, 22 दिन का. 22 दिन के गैप के बाद ये अपने ब्रदर इन लॉ को बताती हैं. ओके, हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हैं रियलिटी में, दैट इज़ नॉट अ क्रूशियल पॉइंट, पर अब एक चेन और सर्कमस्टेंस बनती जा रही है. अब फैक्ट्स में ये भी आ गया कि जो इनके ब्रदर इन लॉ थे ये भी एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय थे. तो हाई कोर्ट सेज टू समराइज द डिसग्रंटल्ड एक्स एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर फाउंड नन अदर देन हर ब्रदर इन लॉ whose services were also terminated to confide in. Even when she was close to her sister and had good relations with her husband, she never chose to confide in them. This is extremely hard to believe unless any special circumstances was shown as to why the prosecutrix would confide in her brother-in-law. Not even a whisper has come to the effect that the prosecutrix had any strange relations with her husband or her sister. In such a case, unless the testimony of the prosecutrix is supported by any evidence, direct or circumstantial, the order of conviction for rape cannot be sustained. Here, there is no corroboration of a testimony. इस केस में हाई कोर्ट ने कोई भी corroboration नहीं पाया. अब डिफेंस के एविडेंस को भी हाई कोर्ट ने देखा. डिफेंस का एविडेंस क्या कहता था? उसने बताया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स ड्यूरिंग हर स्टेंट अंडर सेंटर वॉज वेरी रूड, अब्यूसिव, विच लेड टू हर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, एंड द टैक्सी सर्विसेज ऑफ हर ब्रदर इन लॉ वॉज ऑल्सो डिसकंटिन्यूड as he used to threaten the employees of the office. अब now the main crucial point क्या था? There was ample evidence to show that the prosecutrix never came to the office on the day she is alleging the rape happened. ये भी evidence मिल गया क्योंकि कैमराज लगे थे और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने भी टेस्टिफाई कर दिया कि she was never at the place of the office at that day. Medical evidence also showed that no trauma, bite marks or abrasions were on a person. अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे रेप केस नहीं, यहाँ पे बदला लेने का काम हो रहा है. तो उसके बाद एक तो अक्विटल किया हाई कोर्ट ने. फिर अब एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जितने भी रेप केस फॉल्स रेप केसेस में अक्विटल लेकर हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि द वुमेन इज़ लेट ऑफ. द वुमेन इज़ एक्चुअली देन प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी. ठीक है, तो इस केस में भी यही हुआ था. हाई कोर्ट ऑर्डर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स एंड हर ब्रदर इन लॉ फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इनसाइड द कोर्ट एंड ऑर्डर द ट्रायल कोर्ट टू कंडक्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर फर्जरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 340 CRPC. अब नाउ हाउ विल बी शी पनिश्ड अंडर विच सेक्शन? देखिए, प्रोसीजर तो हो गया CRPC में 340 से लेके 352 तक है, वो आप हटा दीजिए. अभी आप ये सोचिए कि किस IPC के सेक्शन का चार्ज लगेगा इनके ऊपर. 195 IPC, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इन इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट. रेप इज मैक्सिममली पनिशेड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कुछ केसेस में डेथ पे भी है. पर लेट अस सपोज इट इज़ अ सिंपल वन विच फॉल्स अंडर 376 क्लॉज 1, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और मिनिमम 10 साल है. तो 195 कहता है कि whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which by law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upwards shall be punished as a person convicted of that offence would be punished. मतलब 195 कह रहा है कि आपको वही पनिशमेंट होगा फॉल्स एविडेंस देने के लिए जैसा कि आपने जिस व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स एविडेंस दिया है वो उस ऑफेंस पे कन्विक्ट हो जाता तो उसको कितना मिलता, आपको भी वैसे ट्रीट किया जाएगा. अब इसका एक इलस्ट्रेशन भी 195 में दिया गया है.
A gives false evidence before a court of justice intending Z to be convicted of dacoity. The punishment for dacoity is imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years with or without fine. A is therefore liable to imprisonment for life or imprisonment which may extend to 10 years with or without fine. ठीक है, ये प्रोविजन है. तो इन पे जो फॉल्स एविडेंस जो दिया इस केस में, द केस नेम इज स्टेट एंड सिटी दिल्ली वर्सेस जितेंद्र कुमार, इसमें भी द वुमन वुड बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 195 IPC फॉर द एंड द चार्ज विल बी ऑफ पर्जरी. उसे टेक्निकल भाषा में पर्जरी कहा जाता है, और गिविंग फॉल्स एविडेंस. तो इनको अब उतनी ही सज़ा हो सकती है जितनी रेप केस में किसी आम आदमी को हो सकती है. सो दैट इज़ द प्रोविजन. Now what you as a lawyer need to do and what you as a judge need to do. As a lawyer, you should make sure that your client has the best access to justice by lodging an application in the appropriate provision and telling the court that since the particular person has lied, the appropriate proceeding of perjury should take place. You can give an application, you cannot claim it as a right because there is a bar to cognizance. Similarly, as a judge, it is your duty that no guilty person should escape. So when you have found that there is a person who is misusing the process of the court and misusing these laws in order to extract vengeance from from any person, then in that situation it is your duty as a judge to punish that person for perjury. ठीक है. इसी बात पे एक और केस ले लीजिए जहाँ पे फॉल्स रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दी थी पर्जरी की प्रोसीडिंग. यह महिला विनोद कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ MP. यहाँ पे इन्होंने एक रेप केस लॉन्च किया claiming that 2 men has sexually assaulted her, and on the basis of complaint the accused were arrested and faced trial. However, during the cross examination the woman resiled from her statement. The Supreme Court found her guilty of perjury and refused to accept her defense that she was illiterate. The bench emphasized that the accused person had to face the ignominy of the trial for a serious offense like rape. Their acquittal may to a certain extent has washed away the stigma, but that is not enough. The court should strive harder to tackle the evil of perjury. And in that situation, the prosecutrix, Mahila Vinod Kumari in this case, was accordingly held liable for perjury. ध्यान रखिएगा, the moment it is found the rape case is false, the trial for perjury will follow, and it should follow. ठीक है, you are not expected to lie within the court of law, and if you do, then you should be very sure that there are penal consequences for such lying inside a courtroom premises. Similarly, there was this case of Anita Suresh versus Union of India. Here a false sexual harassment complaint has been made against a colleague at the office. The woman lodged a false sexual harassment complaint, and the court found that the sexual harassment complaint was false. What did the court do? The court dismissed her petition with a cost of 50,000, and that was to be deposited within the Delhi High Court's Advocates Welfare Trust within 4 weeks. And also it gave liberty to the respondents to initiate any appropriate action under law that they may feel is just. मैंने बहुत सारे केस आपके लिए रख रखे हैं, ख़ास तौर से केस रख रखा है मोहम्मद फारूकी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली 25 सितंबर 2017 का. इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था हाल ही में, बट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस केस, स्टडी नोट्स में मिलेगा, एंड जस्ट टेल मी अ शॉर्ट नोट. मुझे आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि डू यू अग्री विद इट और नॉट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अपॉन इट, एंड जस्ट सी कि व्हाट आर द पोजीशंस द हाई कोर्ट इज़ टॉकिंग अबाउट. ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. Now next important point that I want to tell you is, can a woman be charged for gang rape as an abettor? Can women be punished for rape as an abettor, या gang rape या rape? तो उसका straight forward answer है no, because you should know that it is only a man who is capable of committing rape. And Supreme Court in the state of Rajasthan versus Hemraj, relying on its previous judgment in Priya Patel versus state of Madhya Pradesh, has categorically held that
a woman cannot be punished as an abettor for gang rape or even rape simpliciter for that matter. Supreme Court categorically said that if you barely read section 375, it makes the position clear that the rape can be committed only by a man, and due to that reason a woman cannot be held guilty of committing rape or even abetting commission of rape. This is conceptually inconceivable. So right now this is the present position. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हेमराज और प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये दो जजमेंट हैं इस पॉइंट पे. एकेडमिक्स और एग्जाम में ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. अब एक सवाल आता है जो बहुत रेलिवेंट है कि दे आर ऑफन केसेस वेयर अ चाइल्ड इज़ विक्टिम ऑफ रेप, तो उसमें उसकी टेस्टिमनी पे कैसे रिलाई किया जाएगा? How can you rely on the testimony of a child? Because you should know that a child can be tutored by its parents or even by investigative agencies. It is very easy to influence a child to say one thing or the other. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट ने, इन न्यूमरस जजमेंट पोजीशन समराइज करके रखी है. अब इसमें कई जजमेंट हैं. निवृत्ति पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मंगू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, पंछी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमेश, बहुत सारी चीज़ें. लेट मी समराइज द पोजीशन फॉर यू. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू शुड रिमेंबर दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रिंसिपल टू द इफेक्ट दैट द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस कैन नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस और कैन नॉट रिलाई अपॉन. ये पहली सिचुएशन जान लीजिए, फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड इज सेक्शन 118 ऑफ द एविडेंस एक्ट discounts the competence of the person of tender age to testify only when they are prevented from understanding the questions put to them or giving rational answers to those questions on the account of their age. कोर्ट्स का ये मानना है कि देखिए 118 एविडेंस एक्ट क्या कहते हैं कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू डिपोज बिफोर कोर्ट इफ दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पुट टू देम और टू गिव रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन. ये एक पोजीशन है. अब एक ही सिचुएशन में किसी भी पर्सन की टेस्टिमनी डिस्काउंट हो सकती है जब ऑन अकाउंट ऑफ एज अ चाइल्ड कैन नॉट आंसर द क्वेश्चंस, कैन नॉट गिव अ रैशनल आंसर टू द क्वेश्चन और इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोस क्वेश्चन. सिर्फ उसी सिचुएशन में उसकी टेस्टिमनी पर नहीं रिलाई किया जा सकता. देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इफ the child witness is found to be competent to dispose to the facts and is reliable, his evidence can be relied upon and can constitute the basis of conviction. Fourth, the court has to ascertain for this purpose whether a witness is able to understand the questions put to him and give rational answer to them. Second, the demeanor of the witness is similar to that of any other competent witness. And third, the witness possesses the sufficient intelligence and comprehension to dispose. Next, the witness was not tutored by anyone. Tutoring नहीं होनी चाहिए कि पता चला किसी ने सिखा पढ़ा के बता दिया कि कोर्ट में जाके ये बोलना, ये नहीं होना चाहिए. Next, the witness is in a position to discern between right and wrong, truth and untruth. And lastly, the witness fully understands the implication of what he says, as well as the sanctity that would attach to the evidence being given by him. Then fourth point is that the presumption is that every witness is competent to dispose unless the court considers that he is prevented from doing so for one of the reasons set out in section 118 of the Indian Evidence Act. Therefore, it is desirable that judges and magistrates should always record their positive opinion. Subordinate court के ट्रायल जजेस को ये मैंडेट है कि दे शुड रिकॉर्ड देयर पॉजिटिव ओपिनियन दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द ड्यूटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, एज अदरवाइज द क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस वुड बी सीरियसली बी अफेक्टेड एंड मे बिकम लायबल टू रिजेक्शन ऑल टुगेदर. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट जो ट्रायल कोर्ट ने फिर जब अपना पॉजिटिव ओपिनियन रिकॉर्ड किया है उसको ड्यू रिस्पेक्ट दिया जाएगा. और अपेलेट कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब रिकॉर्ड ही इंडिकेट कर रहा है अनएम्बिगुअसली दैट द चाइल्ड वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिपोज एज अ विटनेस और हिज डिपोजिशन वाज ट्यूटर्ड, एंड टू एन एक्सटेंट it is found that the evidence of child is mutually conflicting and the considerations of the matter are not fitting the case at all. So while assessing the competency of the child, the evidence of the child witness has to be assessed with caution and circumspection.
given the fact that children, especially of tender years, are open to influence and could be tutored. On the other hand, the evidence of a competent child witness commands credibility, as children classically are assumed to bear no ill will and malice against anyone, and it is therefore much more likely that their evidence would be unbiased and uninfluenced by the extraneous consideration. ये उस सिचुएशन में है जहाँ पे चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी रैशनल मानी गई है और वहाँ पे ये पाया गया है कि दैट द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड दैट ही हैज़ नॉट बीन ट्यूटर्ड. उसी के बाद ध्यान रखिएगा, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन दैट द कोर्ट हैज़ टू बेयर इन माइंड व्हाइल टेकिंग द टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस. एंड लास्टली, लास्ट प्रिंसिपल क्या है? लास्ट प्रिंसिपल है दैट इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू सर्च फॉर corroborative evidence where the conviction is sought to be based to a greater or lesser extent on the evidence of a child witness. The availability of such corroborative evidence would lend an additional credibility to the testimony of witness. तो एक केस जो आप ये सारे प्रिंसिपल समराइज कर सकते हैं वो है प्रेम बहादुर वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली, 22 जुलाई 2019 को डिसाइड हुआ. अब चाइल्ड विटनेस की बात मैं रेप केसेस में क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, इफ द रेप हैज़ बीन कमिटेड on a person who is, let us suppose, under 18 years of age, then in that situation the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 will apply. And since a person who is sexually assaulted is a child, then there comes an issue of the testimony of a child witness, कि उसकी टेस्टिमनी को कैसे ट्रीट करना है, उसका क्या वैल्यू होगा, उसको किस तरीके से वे करना है, तो उसमें एक इशू हो जाता है. अब ये भी एविडेंस एक्ट का मैटर है, ये आईपीसी का मैटर नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताया दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं केसेस के साथ साथ समझ लेना आसान होता है. अब 376 का भी चार्ज लगेगा. लेट अस सपोज एन अक्यूज पर्सन हैज रेप्ड अ चाइल्ड, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहते हैं, ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के भी बनेंगे और 376 आईपीसी के भी बनेंगे. दोनों एक्ट्स में प्रोसिक्यूशन होगा, लेकिन दोनों ही एक्ट्स के लिए जब टेस्टिमनी देखी जाएगी चाइल्ड विटनेस की, तो उसको कैसे जज किया जाएगा? उसको ऐसे ही जज किया जाएगा जैसे कि अभी मैंने प्रिंसिपल्स आपको बताए. अब ये जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को डिटरमाइन करने के लिए, अब ये सिर्फ सेक्सुअल या रेप ऑफेंसेस पे ही नहीं लगते. ये चाइल्ड विटनेस की जितनी भी टेस्टिमनी कोर्ट में आती है, ये उसके बेसिक रूल्स हैं. ठीक है, दीज आर द बेसिक रूल्स. अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ. कभी कभी जो कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रैशनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, उससे पहले कुछ प्रिलिमिनरी सवाल जवाब करता है जनरल मैटर्स पे, ये जानने के लिए इज़ द चाइल्ड इज़ केपेबल, कॉम्पिटेंट, समझ में आ रहा है उसको चीज़ें क्या चल रही हैं. और जब कोर्ट को लगता है येस द चाइल्ड इज़ मैच्योर बियॉन्ड हिज एज एंड इज़ केपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, इन दैट सिचुएशन कोर्ट्स आर फ्री टू रिलाई ऑन द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड, बट देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ केयर एंड circumspection because it is very easy to tutor a child as well. That is also a stark reality. So that was the summary of the entire position of child witness evidence, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा. Always you will read it with a section of 118 of Indian Evidence Act. So ये जो भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, इनका ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी एसेंशियल. और मैंने आपको बहुत सारे केसेस दे रखे हैं स्टडी नोट्स में. इफ़ यू वांट टू यू कैन रीड इट. प्राइमरली ये जितनी पोजीशन थी ख़त्म हो गई है. अब एक छोटा सा पॉइंट है सेक्शन 377 पे, उसको अभी डील कर लेते हैं. एंड दैट इज़ अननेचुरल ऑफेंसेस. हुएवर वॉलंटरली हैज़ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. 377 पढ़ रहा हूँ. Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, animal shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation. Penetration is sufficient to constitute carnal intercourse necessary for the offence described in this section. Now let me tell you one very particular thing जो exam के point of view से सबसे ज़्यादा relevant है. नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये सेक्शन रेड डाउन कर दिया गया है. रेड डाउन किया गया है, स्ट्रक डाउन नहीं. ठीक है. And it has been found that as far as consensual sexual intercourse between LGBT community is concerned, उस पर्पस के लिए सेक्शन 377 जो पेनलाइज करता है इवन द कंसेंशुअल कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर
that is violative of their fundamental rights under Article 14, 19 and 21. ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Further, Supreme Court said that the mere fact that the LGBT persons constitute a minuscule fraction of the country's population cannot be a ground to deprive their fundamental rights guaranteed by Part 3 of the Constitution. अब इस जजमेंट में एक और पॉइंट लिया गया था कि सुरेश कुमार कौशल और नास फाउंडेशन में ये भी तो कहा गया था कि यू नीड टू वेट अप फॉर द लेजिस्लेचर टू मेक एन अमेंडमेंट इन लॉ. तो कोर्ट ने बोला वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर एनीवन. When we found that the fundamental rights of a citizen is violated, we do not need to wait for anyone. We can, by our own power, can redress the issue which needs redressal. ठीक है? And the courts, since they are sentinel on the qui vive, it is the constitutional duty of the Supreme Court to review the provisions of the impugned section and read it down to the extent it is inconsistent with the Constitution. So in the present case, reading down section 377, it is necessary to exclude consensual sexual relationships between adults, whether of same sex or otherwise, in private, so as to remove the vagueness of the provision to the extent inconsistent with part 3 of the Constitution. तो अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि as far as private life is concerned, as far as consensual sexual intercourse is concerned between gay couples, LGBT community, or even straight couples, as far as it relates to their private life, as long as it's consensual, for that purpose 377 is read down. ठीक है? किस केस में हुआ? नवतेज सिंह जौहर. हालांकि इस जजमेंट में एक और चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी गई है. The provision of section 377 will continue to govern the non-consensual sexual acts against all adults, all acts of carnal intercourse against minors, and acts of bestiality. You should understand what bestiality means. So, the provision of 377 still governs the position of non-consensual sexual acts against the adults and all acts of carnal intercourse against the minors and the acts of bestiality. इस जजमेंट में सुरेश कुमार कौशल और नास फाउंडेशन के वो पॉइंट्स ओवर रूल कर दिए गए थे जहाँ पे ये था कि दे नीड टू वेट फॉर द लेजिस्लेचर. सुप्रीम कोर्ट सेड वी डोंट नीड टू वेट फॉर द लेजिस्लेचर एट ऑल. तो कौन सा जजमेंट है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इतना ही पॉइंट है इस पे, इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है. द पोजीशन हैज़ बीन रेडिकली चेंज्ड आफ्टर 2018. ठीक है? पहले एकेडमिक डिबेट्स होती थी इस पॉइंट पे, बट अब तो एकेडमिक डिबेट के भी बाहर हो गया है. So LGBT community has been accorded their rightful rights that should have been accorded them long ago, but due to prudent attitude of the society, it took quite a while for the state to recognize their rights. अब I think you should be understanding कि what 377 is about. इस पे इतना ही पॉइंट है, इस पे इससे ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं. अब कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ नेचर में सॉडमी भी आ जाता है एंड मैनी अदर एक्ट्स आर विद इन इट्स एम्बेट. बट ये है ना कि इफ टू प्राइवेट अडल्ट्स कंसेंट टू सच एन एक्ट, देन व्हाट इज द जॉब ऑफ द स्टेट? टू लेट देम डू इट. द स्टेट जॉब इज नॉट टू इंटरफियर इन इट. ठीक है? द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ द पीपल. सो दैट इज ओनली द प्राइवेट अफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द consenting adults concerned. But as far as the issue is of non-consenting adults, then 377 will still continue to hold the position. Reading down 377 is not a charter for lawlessness where a person can assume that 377 has been read down, so a person can rape a man and go scot-free, because Supreme Court recognized this position, because there is no law which penalizes for raping a man. Then what do you do in that situation? That is why Supreme Court, that is one of the reason why the Supreme Court saved section 377 and said as far as non-consensual sexual acts are concerned against adults, all acts of carnal intercourse are still governed by section 377, and also if the carnal intercourse has been committed against minors, and also in the matters of bestiality where the sexual intercourse has been committed with an animal. ठीक है? So I think that is it for today. अब 377 की पूरी पोजीशन हो गई है.
इस पे इतना सही पॉइंट था, कोई नुआंसेस नहीं है इस पे, ठीक है. इफ़ यू नीड टू नो सम रेफरेंशियल और इलस्ट्रेटिव पॉइंट, यू कैन ऑल्सो ऑलवेज आस्क मी प्राइवेटली अबाउट इट, आई विल टेल यू अबाउट इट. बट एज फार एज the academics and the law and the other points are concerned, even from the point of view of the general practice, I don't think that you would be needing anything much, because these types of cases are very rare. And always remember the name of the case law, Navtej Singh Jauhar versus Union of India. It is very relevant for your purpose. It will always be asked in an exam when the question relates of section 377. If not asked directly, you should always remember which case read section 377 down, because it is a landmark thing. ठीक है. ऐसे ही section 497 पे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसने अडल्ट्री को स्ट्रक डाउन कर दिया है. जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो आई थिंक यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट एज वेल. So as far as 377 is concerned, we have completed the position. As far as the position of 375 is concerned, we have completed the position. Nothing else remains to be done. You understand the point of breach of promise to marry, and when does it become rape and when does it not become rape. You have understood the position of false rape. You have understood the academic points, and that the testimony of the rape victim has the highest sanctity, and on a single testimony, on the sole testimony of the rape victim, accused can be convicted, and there is no prohibition in law for such a matter, provided that the testimony should be reliable and the court should have confidence in such testimony. And you also understand that under no circumstances rape cases can be compromised. So that is it. That these are the primary points, and we are done for today. And then I'll meet you tomorrow. We'll start with kidnapping and abduction.